अब हमने इस पूरे शैडो इकोनॉमी को एनालाइज करके कुछ इम्पैक्ट पता किए। इम्पैक्ट यानी कि इस शैडो इकोनॉमी का पूरे देश पर और सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें से कुछ इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है और कुछ लॉन्ग टर्म है, तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस इम्पैक्ट जिसकी हम अभी तक बात कर रहे हैं वो है कि टैक्स रेवेन्यू सरकार को कम मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब लोग अंडर रिपोर्टिंग करेंगे या फिर बिजनेस को फॉर्मलाइज ही नहीं करेंगे तो सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अमेरिका की सरकार की बात करते हैं। अमेरिका की सरकार को साल 2020 में $601 बिलियन का घाटा हुआ था और साल 2021 में $688 बिलियन का घाटा हुआ था। मतलब अमेरिकी सरकार को इतना टैक्स जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जिम्बाब्वे की सरकार भी 7.5 से $8 बिलियन का घाटा सह रही है इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को भी इलीगल और अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज की वजह से $16 बिलियन का घाटा हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सरकारों को टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये है कि किसी भी देश में लोगों के बीच जितनी भी लेन देन हो रही है उसमें से सरकार को कितना टैक्स मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी देश की जीडीपी $1 ट्रिलियन की है और उसमें से सरकार को जो टैक्स मिल रहा है वो है $100 बिलियन का। मतलब यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी रेशियो हुआ 10%। अगर आसान भाषा में कहे तो जीडीपी का 10% ही सरकार को टैक्स मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है ये कंपेयर करना कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वर्सेस शैडो इकोनॉमी साइज एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। यहाँ पर आप ग्राफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूके, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देश है, इनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब इन देशों की सरकार है वो बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर पा रही है अपने नागरिकों से और यही कारण है कि इनकी जो शैडो इकोनॉमी कम है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो देश जैसे कि म्यांमार, माली, बुर्किना फासो, पाकिस्तान, नाइजर, केन्या, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी शैडो इकोनॉमी साइज बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इन देशों की सरकार को इतना टैक्स मिल ही नहीं रहा है और वही कारण है कि इनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ही कम है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो मिनिमम 15% होना चाहिए। इससे कम अगर टैक्स कलेक्शन हो रहा है तो सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों को अच्छी सुविधाएं दे पाना और देश को आगे बढ़ाना। बहुत सिंपल सी बात है, जब भी बीमारी शरीर में घुसती है तो सबसे पहले ज्यादातर बुखार आता है। ये बुखार एक चेतावनी होती है आगे आने वाली बीमारी का। वैसे ही जब भी किसी देश में सरकार को ये पता लगता है कि टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है या फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो रहा है तो ये एक दस्तक है, ये एक चेतावनी है। शैडो इकोनॉमी का दूसरा इम्पैक्ट है पब्लिक स्पेंडिंग कट। इस पब्लिक स्पेंडिंग कट को ऑस्टेरिटी भी कहा जाता है। पब्लिक स्पेंडिंग का आसान सा मतलब ये है कि जो भी खर्चा सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, जैसे कि रोड बनाना, ब्रिज बनाना, नए नए स्कूल बनाना, नए अस्पताल बनाना, अस्पताल में भी और बहुत सारी जो सर्विसेज होती है उस पे जो खर्चा होता है, सारे खर्चे जो पब्लिक के लिए किए जाते हैं उसे हम पब्लिक स्पेंडिंग कहते हैं। तो जब सरकार को टैक्स कम मिलेगा
तो उन्हें मजबूरन सारे ही खर्चे कम करने पड़ते। इससे लोगों की स्किल डेवलपमेंट पे तो इम्पैक्ट होगा ही, साथ में लॉन्ग टर्म में पूरे के पूरे देश की प्रोडक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट होगा। उदाहरण के तौर पे श्रीलंका में कुछ ऐसा ही हुआ। मार्च 2022 में जो श्रीलंका में क्राइसिस आया था वो टैक्स की वजह से आया था। उस टाइम पे श्रीलंका का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 7.4% के आसपास पहुंच गया था। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट के हिसाब से श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रूलिंग दिया कि 2019 में जो टैक्स कट इम्प्लीमेंट किए गए थे वो एक गलत डिसीजन था और उसकी वजह से ही क्राइसिस हुआ। और वही रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह भी कहा कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने की शुरुआत बहुत दशकों पहले हो गई थी। अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि साल 1980 में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 15% के आसपास था और साल 2022 आते आते वो सिर्फ 7% के आसपास हो गया। और उसी टाइम पे अगर हम एजुकेशन स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो हमें ये पता लग रहा है कि साल 1980s में एजुकेशन स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी 2.9% के आसपास था और फिर धीरे धीरे वो घटते गया और साल 2022 में वो 1.5% के आसपास हो गया। तो आपने देखा जैसे जैसे सरकार को टैक्स कम मिलते गया वैसे वैसे एजुकेशन पे खर्चा भी कम होते गया। और ऐसा नहीं था पहले। एक जमाने में श्रीलंका को ग्लोबल पायोनियर माना जाता था एजुकेशन में। साल 1945 में उन्होंने ये रूल पास किया था कि जो भी बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 16 साल के बीच है उन्हें फ्री एजुकेशन मिलेगा। पर अब सरकार की एजुकेशन स्पेंडिंग कम होने से वो फ्री एजुकेशन फ्री नहीं रहा। और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर सरकारें अपना खर्चा कम करती है, जैसे कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन कम कर दी जाती है, फिर सरकारी जो सब्सिडी होती है वो भी काटी जाती है, फिर अगर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या तो उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है या फिर उन्हें नौकरियों से भी निकाला जाता है। और फिर हर चीज में लो क्वालिटी का काम होता है, जैसे कि लो क्वालिटी के रोड बनते हैं, लो क्वालिटी के ब्रिज बनते हैं, सरकारी जो अस्पताल होती है वहां पर भी सही क्वालिटी का इलाज नहीं होता है, फिर जो सरकारी स्कूल होती है वहां पर भी अच्छे क्वालिटी का शिक्षा नहीं मिलती बच्चों को। और भी बहुत सारी चीजें जहाँ पर सरकार को कटौती करनी ही पड़ती है क्योंकि सरकार खुद मजबूर हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि उन्हें इतना टैक्स मिल ही नहीं रहा है कि सब कुछ अच्छे क्वालिटी का हो। और जब सरकारें एजुकेशन और हेल्थ जैसे एसेंशियल चीजों पे अगर खर्चा नहीं कर पाती तो जो ग्रीन एनर्जी है या फिर क्लाइमेट चेंज है या फिर स्पेस प्रोग्राम है उन चीजों पर खर्चा करना तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए ऐसे देश जो ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते वो बाकी देशों के मुकाबले पीछे रह जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जब किसी भी शरीर में कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स कम मात्रा में जाएंगे तो शरीर में एनर्जी कम होते जाएगी और शरीर इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा। वैसे ही किसी भी देश में जब सरकार को टैक्स कम मात्रा मिलेगा तो सरकारी खजाना भी खाली होता जाएगा और सरकार अपने लोगों के लिए कम मेहनत कर पाएगी। सरकारी अस्पताल में आज फिर अंधेरा है, खाली पालने पड़े हैं, कोई दिया नहीं जलता। डॉक्टर कहते हैं दवाई नहीं आई इस महीने, माँ बाहों में बच्चा लिए बस रोटी है खड़ी। क्या किसी को दिखता है ये, क्या किसी को सुनाई देता है? कहाँ गए वो वादे जो हमसे किए थे? स्कूल की दीवारें गिरती है धीरे धीरे और वो लोग छुप के बैठे हैं अपने महलों में। सुबह पार्क में देखा बूढ़े बैठे थे बेंच पर, पेंशन नहीं आई सरकारी खजाना खाली है। पढ़ाई बीच में छोड़ के बच्चे काम पे निकले, किताबें बिन खुले ही धूल में पड़ी रह गई। मैं सोचता हूँ रोज रात को कैसे हुआ ये सब।
तीसरा इम्पैक्ट जो शैडो इकोनॉमी का होगा वो है लैक ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इनफॉर्मल हाउसहोल्ड्स। आईएलओ की रिपोर्ट टैकलिंग वल्नरेबिलिटी इन इनफॉर्मल इकोनॉमी में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोशल प्रोटेक्शन है ही नहीं, और अगर है भी तो आधा अधूरा है। सोशल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि बहुत सारे देशों में सरकारें जो गरीब लोग होते हैं या फिर बेरोजगार होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन देती, यानी कि उन्हें सपोर्ट करती। उदाहरण के तौर पे मान लो किसी की नौकरी चली गई या फिर वो काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें कुछ समय तक सरकार की तरफ से इनकम प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि इनकम सपोर्ट मिलता है। और अगर मान लो किसी को बीमारी आ जाती है तो उन्हें हेल्थ प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि सरकार की तरफ से फ्री में इलाज होता है। तो आईएलओ की वही रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल वर्कर्स को सरकार की तरफ से ये सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो उन्हें कंपलसरी काम करना ही पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। और दूसरी तरफ सरकार खुद भी मजबूर है, उनके पास इतना टैक्स रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है कि वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर को इतना सोशल प्रोटेक्शन दे पाए। तो ये तो एक डेडलॉक सिचुएशन हो गई। यहाँ पर सरकारें वेट कर रही है कि पहले हमें टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, उसके बाद हम इनफॉर्मल हाउसहोल्ड को सहारा दे पाएंगे, और दूसरी तरफ इनफॉर्मल हाउसहोल्ड ये वेट कर रहे हैं कि पहले हमें सहारा चाहिए, उसके बाद ही हम टैक्स भरने के लायक बनेंगे। बहुत देशों की सरकारें ये ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाती। कोविड-19 पेंडेमिक ने ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी। पेंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी सरकारें इन इनफॉर्मल हाउसहोल्ड्स तक पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि उनका कोई रजिस्ट्रेशन या फिर दस्तावेज सरकार के पास था ही नहीं। और जो इनफॉर्मल हाउसहोल्ड्स थे उनके पास ना तो कोई बचत थी ना कोई इनकम थी। इसकी वजह से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि गरीबी में चले गए। अगला इम्पैक्ट जो शैडो इकोनॉमी का होगा वो है राइज ऑफ इनफॉर्मल लेंडिंग। इनफॉर्मल लेंडिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान या फिर बिजनेस किसी बैंक या फिर कोई रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं लेता और किसी अनरेगुलेटेड एंटिटी से लोन लेता है, उसे हम इनफॉर्मल लेंडिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जो भी छोटे छोटे मनी लेंडर्स होते हैं जहां पर फोन या फिर बाइक या फिर गोल्ड गिरवी रख के जो पैसे मिलते हैं, वो एक टाइप का इनफॉर्मल लेंडिंग हुआ। पर सवाल ये आता है कि लोग ये इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जा ही क्यों रहे जब बैंक है लोन देने के लिए। और यहीं पर एक मिसमैच है। जो बैंक्स होते हैं उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद ही लोन अमाउंट सैंक्शन करते हैं। और दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल बिजनेस है उसने ना तो कोई हिसाब किताब रखा है, ना उनके पास कोई पीएनएल स्टेटमेंट है या फिर कोई बैलेंस शीट है, तो उन्हें बैंक से लोन लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इनफैक्ट उन्हें कोई एंजल इन्वेस्टर या फिर वेंचर कैपिटल से भी इन्वेस्टमेंट लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि इनका कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और इन्हें गवर्नमेंट ग्रांट्स या फिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में भी दिक्कत आती है। वर्ल्ड बैंक एक इनफॉर्मल एंटरप्राइज सर्वे में भी उन्होंने ये कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इनफॉर्मल फर्म्स फेस करती है वो है एक्सेस टू फाइनेंस। तो जब लोन मिलने के सारे ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां पर ना बैंक कुछ दे रही है, ना एंजल इन्वेस्टमेंट, ना कोई वेंचर कैपिटल और ना ही कोई गवर्नमेंट ग्रांट है, तो ये जो इनफॉर्मल बिजनेसेस होते हैं वो लोन लेने के लिए इनफॉर्मल लेंडिंग का रास्ता अपनाते हैं। यहाँ पर इनफॉर्मल लेंडिंग में सब कुछ भरोसे पे होता है बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के, और ये ही इनफॉर्मल लेंडिंग आगे जाके इनफॉर्मल बिजनेसेस को बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज जो वसूला जाता है वो 36% से 120% तक हो जाता है। और इसीलिए जो इनफॉर्मल बिजनेस है जो लोन लेने गए थे वो अब डेट साइकिल में फंस जाते हैं। अगर हम सोचे 36% का एबिटा तो भाई बड़े कंपनी नहीं कर पाते, यहाँ पर तो इतना इंटरेस्ट देना है। मिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक 50% जो अर्बन पुअर हाउस होल्ड है इंडिया में, वो आज भी इनफॉर्मल लेंडिंग सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। और ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग की मार्केट $100 बिलियन की एस्टिमेट की जा रही है। पिरामल एंटरप्राइज के एक सर्वे ने भी यही कहा कि इंडिया में इतनी फाइनेंशियल इंक्लूजन होने के बावजूद जो माइक्रो बिजनेस ओनर्स है या फिर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो आज भी इनफॉर्मल लेंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। और कोविड-19 पेंडेमिक के बाद तो इनफॉर्मल लेंडिंग बढ़ी है। गली के मोड़ पर बैठा कारीगर, हाथों में धागे पुराने औजार, बरसात की तरह आती है रोज, सूखे दिन है कोई नहीं मोची,
राग अधूरा सुर बेतार, किसकी सुने वो किसको सुनाए हो। छाया में काम, छाया में नाम, न कोई दस्तावेज न कोई पैगाम, भर चला ये सिलसिला, अब मेरे बाप को कौन सहारा मिला। बाजार सुस्त है, दुकानें सूनी है, घर में बच्चे भूखे आंखें पूनी है। कर्जा मांगे तो कोई न दे, बैंक के दरवाजे बंद क्या करे। बरसात की तरह आती है रोज़ी, सूखे दिन है कोई नहीं मोची। राग अधूरा सुर बेतार, किसकी सुने वो किसको सुनाए। छाया में काम, छाया में नाम, न कोई दस्तावेज न कोई पैगाम, उम्र भर चला ये सिलसिला, अब बूढ़े बाप को कौन सहारा मिला। जो दिखता नहीं वो गिना नहीं जाता, जो गिना नहीं वो जिया नहीं जाता। गली की मोड़ पर बैठा कारीगर, हाथों में धागे टूटे औजार। अगला इम्पैक्ट जो शैडो इकोनॉमी का होता है वो है लो प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। आईएलओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज है उनमें इनफॉर्मल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और ज्यादातर लो स्किल्ड वर्कर्स वहां काम करते हैं। ग्लोबली जो काम फॉर्मल सेक्टर में एक बंदा कर सकता है वही काम को करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में 2 बंदे लगते हैं। और इसके पीछे एक कारण है, जो फॉर्मल सेक्टर की जो कंपनीज होती है उन्हें फाइनेंस बहुत आसानी से मिल जाता है और इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज के स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसीलिए फॉर्मल कंपनीज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। और दूसरी तरफ जो इनफॉर्मल बिजनेस है उन्हें तो सबसे पहले फाइनेंस मिलने में ही दिक्कत आ रही है, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आईएमएफ के एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने साल 2021 की आईएमएफ के रिपोर्ट में कहा कि जो देश में इनफॉर्मेलिटी ज्यादा होती है वो देश अपने पोटेंशियल से कम ग्रो कर पाते क्योंकि वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते, अपने लोगों को सुविधाएं नहीं दे पाते और इसीलिए उन देशों में इनफॉर्मेलिटी बढ़ती है। शैडो इकोनॉमी का अगला इम्पैक्ट है हाई रियल एस्टेट कॉस्ट। सीएसईपी की एक रिपोर्ट हाउसिंग प्राइसेस इन इंडिया में उन्होंने कहा कि शैडो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में घर के दाम महंगे होने का। यहाँ पर रियल एस्टेट को एक सेफ हेवन माना जाता है अपनी छुपी हुई कमाई रखने का, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में कमाई डाल सकते हैं, फिर चोरी होने का डर भी कम है, फिर प्रोसीजर भी आसान है और ट्रांसपेरेंसी भी कम है। उन्होंने रिपोर्ट में एक चार्ट बताया जहाँ पर शैडो इकोनॉमी साइज और हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशियो को कंपेयर किया जा रहा है। हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशियो अफोर्डेबिलिटी बताता है, जितना ज्यादा हाउसिंग प्राइस टू इनकम रेशियो होगा किसी भी देश में उतने ही ज्यादा घर महंगे होंगे उस देश में। तो अगर आप चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि शैडो इकोनॉमी साइज और प्राइस टू इनकम रेशियो में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा शैडो इकोनॉमी साइज होगी किसी भी देश में, उन देशों में घर के दाम भी महंगे होंगे। कहीं रोशनी कहीं अंधेरा, यही तो है देश का चेहरा। मेहनत है पर नहीं,
कारोबार है पर पहचान नहीं, कोई बिल नहीं कोई हिसाब नहीं, हर जेब में एक नया जवाब नहीं। सरकार पूछे जगह गया धन, फिर कहे हम तो बस चल रहे हैं बस। कोई टैक्स नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, फिर भी हर गली में कारोबार है। पर जब सच्चाई की बात आती है तो जीडीपी का हिसाब अधूरा रहता है। ओ देश मेरे तू छाया में खो गया, भरोसे की बुनियाद कहीं रो पड़ी। जब हर सौदा हुआ कागज के बिना, तब विकास की गाड़ी वहीं रुक पड़ी। ओ देश मेरे ये अंधेरा मत बढ़ा, जो दिखे उसे ही अपना बना। क्योंकि जब साया बड़ा हो जाता है तो उजाला भी गुम हो जाता है। कोई मजदूर बिना नाम के, कोई सपना बिना दाम के। जो सिस्टम से बाहर जीता है वो अपने ही देश से रीता है। की दस्तक आई है कर्ज की सांस और अब भारी है। जब टैक्स नहीं तो भरोसा नहीं, और भरोसे बिन ठवे बसता हारी है। अब वक्त है दर से ऊपर उठने का, हर काम को नाम से जोड़ने का। जब हर सौदा ईमान से होगा, तब देश फिर महान होगा। ओ देश मेरे तू रोशनी में आ, छाया को अब पीछे छोड़ जा। जब हर नागरिक बोले मुझ पर भरोसा है, तब ही कह पाएंगे। अगला इम्पैक्ट जो शैडो इकोनॉमी का होगा वो है